माइक ध्यान रखें प्लीज, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मुझे यूट्यूब पर डालनी होती है, जिससे जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो इसे देख सके। तो प्लीज ध्यान रखना। अनामिका जी प्लीज म्यूट करें अपने आप को। अभी भी आप म्यूट नहीं है अनामिका जी। अभी मैंने सभी को म्यूट कर दिया है, तो कोशिश करें। फर्स्ट कुछ चीजों का ध्यान रखें कि एक तो म्यूट रखें, दूसरा मोस्टली 12:05 तक मैं वेट करूंगी। अनामिका जी आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, प्लीज म्यूट रखें इसे। यहाँ से मैं म्यूट कर रही हूँ, आप कुछ भी करें। अभी अब आप प्लीज इसको अनम्यूट ना करें। सेकंड, 12:05 के बाद मुझे बीच में एंट्री देना मुश्किल होता है, क्योंकि स्क्रीन शेयर होती है। तो 12:05 तक सभी ज्वाइन कर लें, अदरवाइज फिर वेट करें। ठीक है, चलिए। तो हमने लास्ट इसमें हेल्थ के बारे में देखा था और WHO का क्या ओपिनियन है ये देखे थे। स्क्रीन सभी को शेयर है? सुप्रिया जी स्क्रीन शेयर हो रही है? थम्स अप करके बस बता दें। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं डायमेंशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पर हेल्थ हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ जो है वो लगभग एक ही टर्म्स में यूज होते हैं, इनमें बहुत ही कम अंतर होता है ना। हेल्थ मतलब होता है फिजिकल मेंटल, लेकिन वेल्थ का मतलब हो जाता है कि जब हम सारी तरफ जाते हैं कि फाइनेंशियल भी है कि नहीं और स्पिरिचुअल भी है कि नहीं, तब हम उसके लिए वेल्थ वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसके डायमेंशन क्या होते हैं? मोस्टली 5 डायमेंशन लिए जाते हैं। वो 5 डायमेंशंस क्या क्या होते हैं? फिजिकल वेल्थ, इंटेलेक्चुअल या मेंटल वेल्थ, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और सोशल। लेकिन प्रेजेंट में अभी 3 डायमेंशंस और इसमें ऐड कर दिए हैं, वो है इमोशनल, टाइम और एनवायरमेंटल, क्योंकि ये तीनों की प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें आवश्यकता अधिक महसूस हो रही है। अब हम एक एक को यहाँ देखेंगे। फिजिकल वेल्थ से सभी परिचित हैं कि जो फिजिकल वेल्थ मतलब हमारा जो बाहरी दिखने वाला शरीर है, जिसमें स्किन है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, ब्रेन है, और ये 10 सिस्टम से मिलके बना हुआ है। और ये सारे सिस्टम अपनी कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ फंक्शन करें और पूरी तरह से हर एक फंक्शन को बैलेंस करते हुए करें, तो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी हेल्दी रहती है। क्योंकि यदि ये बैलेंस कम या ज्यादा होता है, तो आपने देखा होगा कि किसी भी चीज के बॉडी में कमी या अधिक होती है तो वहां पर वो बीमार हो जाती है ना। चाहे वो हम साइंस के हिसाब से देखें या हम उसको आयुर्वेद या नेचुरोपैथी के हिसाब से देखें, क्योंकि साइंस यही कहता है कि जब तक एंडोक्राइन के सीक्रेशन है, जितने हार्मोन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स है बॉडी में, ये सब बैलेंस्ड अपना काम कर रहे हैं, तब तक जो कंप्लीट बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, वो हेल्दी कैटेगरी में है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि जितने तत्व हैं वो बैलेंस हैं, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, है ना। यहाँ पर त्रिदोष भी लिए जाते हैं, पंच तत्व भी लिए जाते हैं। तो ये भी जब तक बैलेंस्ड है तब तक तो ह्यूमन बॉडी बैलेंस की कैटेगरी में आती है। अब इसको हम इसकी ऑप्टिमल पोजीशन में कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहले तो जैसे एक्सरसाइज डेली करें, स्लीप बहुत अच्छी हो, क्योंकि कम सोना या ज्यादा सोना दोनों ही एक बुरी हेल्थ की या भविष्य में किसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड होने वाले प्रॉब्लम की निशानी होता है। तो जो नींद है, आपकी स्लीपिंग टाइम पीरियड्स है, वो भी बैलेंस होना चाहिए। फिर बैलेंस के साथ साथ जो आपका स्लीपिंग टाइम्स है वो
प्रॉपर होना चाहिए कि मतलब ऐसा ना हो कि आप 8 घंटे सोए लेकिन जो एक बहुत अच्छी नींद जिसको हम कहते हैं वो आ ही नहीं रही है, या साउंड स्लीपिंग हो ही नहीं रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो स्लीपिंग होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, एक साउंड स्लीपिंग होना चाहिए कि जिसमें जैसे स्लीप के 5 साइकिल्स होते हैं वो कम से कम 4 तो कंप्लीट करे उसमें से। फिर उसके बाद में अ, बहुत अधिक जब हम काम करते हैं तो बीच बीच में हमको थोड़ा सा रेस्ट भी लेना चाहिए। जैसे सपोज यदि हम कुछ कोई भी एक काम कर रहे हैं, मान लीजिए सिटिंग का काम कर रहे हैं कि हम लगातार, हमारा काम ऐसा है कि हमको बैठ के ही करना है, तो बहुत जरूरी है कि हम कम से कम 2 घंटे के बाद बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़े से डिस्टेंस तक चलें, अपने बॉडी को मूवमेंट दें, अपने सारे ज्वाइंट्स को मूवमेंट दें। फिर इसके अलावा कुछ एक्सीडेंट से रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि बॉडी की फिजिकल बॉडी इंजर्ड, बाहरी कोई फॉरेन एलिमेंट्स जैसे एक्सीडेंट है या चाकू से कट जाना है या किसी तरह से कोई गिरने से स्किन का फट जाना है, तो ये सारे रीजंस भी होते हैं। तो इनके लिए भी हम प्रॉपर जो बेल्ट्स, हेलमेट और जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं सेफ्टी के लिए, उनको हम प्रॉपर यूज करें। और सबसे बड़ी एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम ये इंतजार ना करें कि बीमारी के सिम्टम्स बहुत अधिक दिखें। और उसके लिए बहुत जरूरी क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को पहचाने, जाने, और जैसे ही कोई सिम्टम्स थोड़े से भी चेंज दिखते हैं बॉडी में, तो हम वहां पर अलर्ट हो जाएं और फर्स्ट स्टेज पर ही उस बीमारी को फाइंड आउट कर सकें, डायग्नोसिस करके और उसको ट्रीट कर सकें। इस चीज का भी हमें खास ध्यान रखना होगा। इसके बाद में हेल्दी डाइट, बैलेंस और हेल्दी डाइट लेना कंपलसरी होगा। जो आपके मील्स के पोर्शन है कि कितनी क्या चीज खाना चाहिए, कि आपके मील्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो इनकी आपकी बॉडी के हिसाब से कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रोइंग चाइल्ड है तो उसे प्रोटीन की अधिक जरूरत होगी, है ना। लेकिन यदि कोई ऐसा काम करना है कि जिसमें एनर्जी बहुत अधिक लगने वाली है तो कार्ब्स की बहुत अधिक जरूरत होगी। तो आपके हिसाब से कस्टमाइज करके आपके मील का जो प्रपोर्शंस हैं वो आपको मालूम होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, कि किस चीज की कितनी मात्रा हमें लेनी है। फिर इसके बाद कुछ जो अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब जो यूज करते हैं इनको स्टॉप करना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए हानिकारक है। अब हम आते हैं मेंटल हेल्थ पर। तो मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल वेल्थ को हम मेंटल हेल्थ से जोड़ते हैं। और मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी है कि कुछ ऐसे, क्योंकि हम ज्यादातर मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं, है ना। हमारे, आपने देखा, एक साधारण सा हम एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए आपके पास मोबाइल सभी के पास रहता है, यस। अब उसमें आप बहुत सारे एप्लीकेशंस चालू कर देते हैं जिनको आप ऑफ नहीं करते हैं या जिनसे लॉग आउट नहीं होते हैं, और वो आपके बैकग्राउंड में मोबाइल के चलते रहते हैं। तो क्या होगा कि जो बैटरी मोबाइल की मान लीजिए 2 दिन तक चलने वाली है या 24 आवर्स चलने वाली है, वो क्या होगी कि हो सकता है 6 घंटे ही चले, बिकॉज ऑफ उसके बैक में बहुत सारे एप्लीकेशंस चल रहे हैं। अब आप देखिए आपके बैक में कितने एप्लीकेशंस चल रहे हैं, है ना। तो ये, इसकी अवेयरनेस के लिए हमें कोई ना कोई वर्कशॉप जरूर अटेंड करना चाहिए जहां पर हम मेंटल हेल्थ को किस तरह से ठीक रखें वो सीख सकें। अब हमारे कैसे चलते हैं एप्लीकेशन, देखिए मान लीजिए अभी दिसंबर आ रहा है, विंटर वेकेशंस आ रही है, आपका कहीं घूमने जाने का प्लानिंग है, आपने सारा प्लान कर लिया लेकिन रिजर्वेशन नहीं कराया है, ठीक है। तो आपके बैकग्राउंड में वो एक ऐप कंटिन्यूएशन में चालू रहेगा कि रिजर्वेशन कराना है 24 आवर।
जब भी आप थोड़ा सा फ्री बैठेंगे आपको तुरंत वो रिकॉल होगा कि रिजर्वेशन कराना है। यस। अब मान लीजिए घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं डिनर के लिए, तो मॉर्निंग से ही आपके अंदर वो एक एप्लीकेशन रनिंग होता रहेगा कि अभी ये तैयारी करनी है, अभी ये तैयारी करनी है। आपको कहीं बाहर जाना है तो आप देखिए कि एक हफ्ते पहले से एक एप्लीकेशन पीछे से चालू हो जाएगा बैकग्राउंड में कि ये रखना है, वो रखना है, ये चीज भूल ना जाऊं। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मोबाइल की बैटरी के टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, वैसे भी हमारी जो एनर्जी है उसका भी टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। तो हमेशा आपके जो भी काम है उनको बाइंड अप करना सीखिए। कैसे बाइंड अप करेंगे? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था रिजर्वेशन का। ठीक है। अब रिजर्वेशन का सपोज हमने सारा प्लान कर लिया, लेकिन हमको रिजर्वेशन एक हफ्ते बाद कराना है। ठीक है। तो एक डायरी मेंटेन करें हमेशा, जो आपके आसपास रहे, आपके सामने डाइनिंग टेबल पर या आपके बेड के बाजू में, और उस पर वो डेट नोट कर दें, वो उस डेट में कि रिजर्वेशन कराना है। आपका वो स्ट्रेस खत्म कि वो पन्ना आप खोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। लेकिन उस डेट को फिक्स रखें। अगर वो फिक्स नहीं रखेंगे तो आपका वो एप्लीकेशन कभी भी बंद नहीं होगा, वो हमेशा चालू रहेगा कि नहीं अभी तो ये काम करना है, अभी ये काम करना है, ये बाकी है। ठीक है। सेकंड क्या है कि जो आपने डायरी रखी, हमने सेकंड एग्जांपल लिया, तुमको बाहर जाना है तो ये रखना है, ये चीज भूल ना जाए। सारी चीजें उस पर एक लिस्ट बना ले, नोट डाउन करते जाए जो भी आपको ध्यान आता है। तो क्या होगा कि लास्ट मोमेंट पे जब आप चीज रखेंगे तो सिर्फ उस पर टिक करना है। आपके माइंड से तो फ्री हो गए ना आप, कि हमको ये याद रखना है। ये आपके एनर्जी को ड्रेन करेगा, इससे आप फ्री हो गए। ठीक है। अब इसके बाद पूरे भी जितने भी हमारे टाइप के पेंडिंग काम होते हैं उनको हमेशा कंक्लूड करना सीखें। वो भले ही हमको भविष्य में पूरे करने हो या आज करने हो, लेकिन हम उनको कंक्लूड कैसे करेंगे? जैसे रिजर्वेशन का हमने डेट, उस डेट पर वो नोट करके छोड़ दिया कि वो पेज खुलेगा तो हमेशा जैसे उस डेट में वो पेज हम खोलेंगे तो हमको याद आ जाएगा। टू डू लिस्ट बनाना इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रात को हमेशा बेड के बाजू में डायरी में रखें, कल के जितने इंपॉर्टेंट काम है आप उसमें एक लिस्ट अप कर दें, सेकेंड डे उसको टिक कर दें जो जो होता जा रहा है। तो ये आपके ब्रेन को स्ट्रेस में आने से बचाएंगे, या ब्रेन की जो एनर्जी ड्रेन हो रही है उससे आप सेव हो जाएंगे। ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब भी हम अबव 45 हो जाते हैं, 40 से 45, तो हमेशा हमें अपने ब्रेन को एक नया टास्क देना चाहिए, वो काम जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। और आप देखिए लगभग 45-50 के एज की लेडीज को आप देखिए कि वो कोई भी वो काम नहीं करना चाहती हैं जो उसके लिए कंफर्टेबल ना हो। ठीक है। यदि मान लीजिए मैं 10 लेडीज से बात करती हूँ जो इस रेंज में है, और मैं उनको बोलती हूँ कि आप मुझे पैसा ट्रांसफर कर दो, तो शायद उसमें से एक लेडीज ही ऐसी होगी जो बोलेगी ठीक है मैं कर देती हूँ अभी। 9 ऐसी होंगी जो बोलेंगी कि मैं अपने हस्बैंड से बोलूंगी या बच्चों से बोलूंगी। ठीक है। या मैं सपोज बोलती हूँ कि आप रिजर्वेशन कर लो अभी, जबकि ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन बचने लगते हैं नई चीजें सीखने से। और जब नई चीजें नहीं सीखते हैं तो हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं होती है और बहुत सारे मेंटल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा जैसे ही हम 45 के होते हैं तो हमको नई चीजें सीखना शुरू कर देना चाहिए। आपकी जो हॉबी है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हॉबी है, उनकी नई नई चीजें सीखें, कोई नई लैंग्वेज सीखें। आप हो सकता कि आप 45-50 की रेंज में क्या आप अपनी ड्यूटीज से फ्री हो जाती हैं। जैसे अक्सर बच्चे हैं बाहर पढ़ने चले गए, हस्बैंड का एक सेटलमेंट हो चुका होता है, वो जो भी जॉब या बिजनेस उसका जो भी हो, तो आपके जो हॉबीज होती हैं, जो आपने कहीं इन पूरे 20-25 सालों में उनको कहीं दबा के रखा था,
उनको शुरू करें। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुने, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखें। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, एक नई बुक लिखने की कोशिश करें। तो मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है कि आफ्टर 45 आप अपने ब्रेन को कोई ऐसा काम दें जो आपके यूज टू होने से अलग हो, नया टास्क हो, जो आपके ब्रेन को एक चैलेंज दे। ठीक है, वो क्या करेगा, उससे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और ब्रेन को बीमार होने से बचाएगा। आप कोई आर्ट सीख सकते हैं। मान लीजिए आपको डांस बहुत अच्छा लगता था, आप नहीं सीख पाए, ठीक है, अब सीखिए, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से आपको अपने मेंटल हेल्थ के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंशियल वेल्थ। ठीक है, फाइनेंशियल वेल्थ के लिए तो वैसे सभी अवेयर रहते हैं। और अगर हम बात करते हैं यंग टाइम की, तो जब आप यंग हैं तो आप तभी से आपको एक फाइनेंस अरेंजमेंट, अपना मैनेजमेंट करके रखना चाहिए कि जब आप अबव 45-50 हो जाते हैं तो उस समय आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट हो, क्योंकि ये सर्टन अमाउंट आपको सिक्योरिटी देगा। और सिक्योरिटी ना होना सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता है। तो ये यंग टाइम से ही आपको शुरू करना है कि एक सर्टेन अमाउंट आपके पास हो कि जो फ्यूचर में आपको सिक्योरिटी दे और आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। अब ये जो फाइनेंशियल वेल्थ है ना, इसमें एक बड़ा वो चलता है कि बहुत अधिक पैसा होना भी अच्छा नहीं माना जाता है। आप देखिए, यदि किसी के पास बहुत पैसा है तो हमारे मन में एक नेगेटिव थॉट ही आता है, पॉजिटिव बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि पैसा कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है। पैसा सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आपको चॉइस देता है, ऑप्शन देता है कि यदि आपको कहीं जाना है तो कैसे जाना है। आप बस में जा सकते हो, आप अपनी कार से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, ट्रेन में क्लासेस का चॉइस है, आप बाई एयर जा सकते हो। तो ये जो चॉइस ऑप्शन देता है वो हमेशा आपका फाइनेंशियल स्टेटस ही आपको देता है। इसके अलावा पैसे का कोई यूज नहीं है, उसके साथ किसी भी भावना को ना जोड़ें। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल हेल्थ है, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ सिक्योरिटी फीलिंग हमेशा से हमको एक बहुत, खासकर लेडीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। अगर वो सिक्योर नहीं है, अपने भविष्य को सिक्योर फील नहीं करती है, तो वो कितनी भी हेल्दी हो वो लेकिन मानसिक रूप से अपने आप को धीरे धीरे बीमार कर रही है, क्योंकि वो एक स्ट्रेस उसके ऊपर है। नेक्स्ट हम आते हैं स्पिरिचुअल वेल्थ। तो स्पिरिचुअल वेल्थ के लिए यदि हम देखें तो जैसे आप देखिए 20-21 साल के होते हैं तो हम कितने अवेयर हो जाते हैं कि हमको किधर जाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा करियर चूज करना है। सभी बहुत अवेयर हो जाते हैं। आई थिंक सिर्फ मैं नीतू जी और सुप्रिया जी को ही पढ़ा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो शायद किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। कम से कम एक वो मिल रही है कि हमें, मैं भी 45 की हूँ एक्चुअली। तो नहीं, मेरे मैं तो वही बोल रही ना कि मैम सिर्फ सुन रहे हैं हम। हाँ जी मैम, अभी नीतू जी और सुन रहे सुप्रिया नहीं, लेकिन क्या होता है ना, जब आपके फेस दिखते हैं तभी मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है ना। और जो आप आपको बोलते यदि हैं मैं यार, वीडियो आपको पड़ ऑफ जाएगा। करके पढ़ाऊं तो आपको कैसा लगेगा, हाँ, इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्लास के डेकोरम को मेंटेन कीजिए। मैं पोलाइट सिर्फ इसलिए हूँ कि भाई हर व्यक्ति की कभी कभी कोई ना कोई नीड्स हो जाती है, मजबूरी हो जाती है जिसके तहत वो नहीं करता है। तो मेरी पोलाइटनेस को ग्रांटेड मत लीजिए। ठीक है, तो वीडियो ऑन रखें सभी। मैं थोड़ा दूसरी जगह था, इसी वजह से हाँ, मेरा कोई वीडियो बात ऑफ नहीं, है। मैं कोई सो बात नहीं सॉरी। है। मैं वही बोल रही हूँ कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रॉब्लम होती है, तो ये मैं आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ।
मैम मैं स्कूल में थी इसलिए वीडियो ओपन नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, दिक्कत है बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन जिनको दिक्कत नहीं है वो एटलीस्ट ऑन करके रखें, ठीक है। जी मैम। चलिए, तो हम स्पिरिचुअल वेल्थ पे है ना। तो जैसे कि हम अवेयर हो जाते हैं, जैसे ही 20-21 साल के होते हैं कि हमको कौन सा फील्ड चुनना है, हमको किस ओर जाना है, किस जॉब करना है या बिजनेस करना है, हम सारी चीजों का एक सिलेक्शन करने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी करने लगते हैं। नीतू जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। तो उसी तरह से जैसे ही हम 45 के आसपास आते हैं तो हमको उतनी ही चिंता के साथ अपने स्पिरिचुअल कैरियर के लिए अवेयर हो जाना चाहिए। अब स्पिरिचुअल कैरियर के लिए अवेयर होना मतलब लोग कई बार इसको बड़े गलत उसमें रहते हैं कि हम 4 घंटे पूजा करने लगे हैं अचानक से, है ना, या बहुत सारे जो है ऐसे तीर्थ क्षेत्र जाने लगे हैं। तो यहाँ स्पिरिचुअल वेल्थ से मतलब ये है कि वो चीजें आप करें जिनसे आपका ब्रेन एक खुशी को महसूस करे, स्ट्रेस फ्री फील करे। और वो चीजें क्या होती हैं? मैत्री, करुणा, मुदिता, ठीक है। तो हम पूजा करते हैं, हम व्रत उपास करते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके पीछे के भाव को हम ना भूल जाएं कहीं। क्योंकि अभी जितने भी मैं पर्सनल में अपना बता रही कि मैं जितने भी धार्मिक फंक्शंस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें भाव तो कहीं है नहीं, सिर्फ एक होड़ है कि मैं ज्यादा कर लूं, मेरा ज्यादा दिख जाए, मुझे ज्यादा मिल जाए, बस यही है। इमेजिन कीजिए कि यदि मैं आपको बोलती हूँ कि आपके घर कल 12 बजे नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, ठीक है। वो आपके साथ 1 घंटे तक आपसे बात करेंगे, आपके साथ बैठेंगे। आपका क्या एटीट्यूड होगा? आप अपने घर को बेस्ट डेकोरेशन देंगी, आप अपने घर में बेस्ट क्लीनिंग करेंगी, आप अपने और अपनी फैमिली की बेस्ट ड्रेस को चॉइस करेंगी, और एक अलर्ट मोड पर, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि कल 12 बजे वो आने वाले हैं, तो आप 11 बजे से अलर्ट हो जाएंगे और नींद तो आपकी अभी से उड़ जाएगी कि क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। अब जब 12 बजे का उनका टाइम है तो आप 11:45 से दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, है ना। अब 11:45 बजे इंतजार करते 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 वो 12:15 पे आए, आप बिना शिकन के उनको वेलकम करेंगे, आप खुशी से भर जाएंगे अंदर से ऑटोमेटिक। और जब आपके घर के अंदर आएंगे तो आप 100% पहले उनको बिठाएंगे, फिर आप खुद सीट लेंगे और एक डेकोरम मेंटेन करेंगे। मान लीजिए आपने अपनी 3 फ्रेंड और को बुलाया है जो आपकी बहुत क्लोज हैं, या कोई रिलेटिव्स को बुलाया है, वो भी आपके साथ हैं, तो क्या ऐसा होगा कि आप अपनी बात चालू कर देंगे और सामने नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं? बताइए। फिर आज मंदिर में क्या होता है? ये तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, और मंदिर में जो बैठते हैं वो तो उनका तो हम जो स्थान है वो शायद सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर 2 फ्रेंड मिल गए तो हम अपनी बातों में लगे रहते हैं, सामने जो चल रहा है चल रहा है। तो हमारी कैसे हिम्मत हो जाती है, ये सोच के देखिए। और अगर हिम्मत हो रही, इसका मतलब आप इमोशनली जुड़े ही नहीं हैं, आप सिर्फ दिखावे के लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ मैं अपने आप को तौलने के लिए बता रही हूँ कि हम अपने आप को खुद को तौल के देखें कि हम कितने पानी में हैं, है ना। तो स्पिरिचुअल वेल्थ वो है जो आपके ब्रेन को उलझनों से मुक्त कर दे, उलझन बढ़ा ना दे, है ना? तो जितनी आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ होगी उतना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतना आपका मेंटल हेल्थ होगा। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जितनी मेंटल हेल्थ होगी, उतने अधिक आप फिजिकल हेल्दी रहेंगे। तो अब देखिए ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि हम सोचे एक वेल्थ को हटा दें तो क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट। तो स्पिरिचुअल वेल्थ के लिए हमें क्या करना है? हमको खुद स्वतंत्र रहना है, अपने आसपास के लोगों को स्वतंत्रता देनी है,
हर व्यक्ति को बढ़ने की सुविधा देनी है। ऐसा ना हो कि हम किसी की कोई आगे बढ़ रहा है तो उसमें उसके प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाए, या हम कुछ ऐसे ऐसे डिसीजन ले लें जो उसमें रुकावट हो। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और हमें अपने हृदय में जो पंच महाव्रत हैं और मैत्री करुणा मुदिता, ये 8 चीजों को स्थान देना है। पंच महाव्रत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। मान लीजिए इनको हम बहुत डीपली नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, हमारे सर्कमटेंस ऐसे हैं, तो हम स्थूल तो करें, सुपरफिशियली तो फॉलो करें। और जितना हम इनसे जुड़ेंगे उतना अधिक हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, और हमारी स्पिरिचुअल वेल्थ जो है वो इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ आजकल देखिए हर रिलेशन में टॉक्सिसिटी है, हर रिलेशन में संदेह है, अविश्वास है, ठीक है ना। तो सोशल वेल्थ किससे मिलके बनी है? रिलेशन से। तो इस सोशल वेल्थ के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम लगभग 40-45 तक हम क्या करते हैं? समाज से लेते हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ समाज से लेते हैं। तो लगभग 45 के आसपास से हमारी ये ड्यूटी शुरू हो जाती है कि हम समाज को देना शुरू कर दें, क्योंकि टेक गिव ये बराबर होना चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन हमारी जो कम्युनिटी है उसमें करना शुरू कर दें। और इसलिए ना करें कि वहां हमारा नाम रहे, इसलिए करें कि वो हमारा एक ऋण था, एक आपने उधार लिया था, वो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको रिटर्न करें। जो भी रिलेशनशिप है वो हेल्दी बनाएं, एक्सपेक्टेशंस ना करें किसी भी रिलेशन से। आपके पास जो टैलेंट है, जो स्किल है, उनको शेयर करें, और अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग, ये सब कम्युनिटी में शेयर करें। नेक्स्ट हम आते हैं इमोशनल। इमोशनल वेल्थ बहुत जरूरी है। इमोशनल वेल्थ में सबसे फर्स्ट आता है थॉट्स। थॉट्स सभी को आते हैं, कोई ऐसा है कि नहीं आता? सभी को आते हैं, है ना। अब मुझे एक चीज बताइए कि आपका घर है, ठीक है, सभी के पास अपने घर है। अब एक मान लीजिए एक सेल्समैन आता है जो बाहर आपका गेट बजा रहा है, जो बाउंड्री वॉल का गेट है, तो आप क्या करेंगे? वहीं से उसको एंटरटेन करेंगे। आपको सेल्समैन से कोई चीज लेनी है तो लेंगे, अदरवाइज आप वहीं से विदा कर देंगे। सभी ऐसा करते हैं, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कोई एक ऐसा आता है कि पोस्टमैन जो रजिस्ट्री लेके आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको अपने घर के मेन डोर तक आने देंगे, राइट। लेकिन क्या अंदर आने देंगे? नहीं। अब सपोज आपके फ्रेंड आते हैं, ठीक है, जो बहुत अधिक आपकी इंटीमेसी बहुत अधिक नहीं है बट फ्रेंड है, तो क्या होगा? आप उनको मेन डोर से अंदर लेकर ड्राइंग रूम तक लाएंगे। लेकिन क्या ड्राइंग रूम से अंदर जाने देंगे? नहीं। अब मान लीजिए आपके बहुत जो इंटीमेट आपके फैमिली मेंबर्स हैं या रिलेटिव हैं जो बहुत क्लोज हैं, या एक दो फ्रेंड भी ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत क्लोज हैं, वो आते हैं, तब क्या करेंगे? हो सकता है वो पूरे घर में फ्रीली घूमे, वो आपके किचन तक भी आ जाएंगे, आपके बेडरूम तक भी आ जाएंगे। ये मेरे ख्याल से ये जो विभाजन है, डिवाइडेशन, ये सभी मैनेज करते हैं, कोई ऐसा है जो नहीं करता है? ठीक है ना, हम सभी करते हैं। मतलब ये अवेयरनेस हम सब में है कि किसकी लिमिट कहाँ तक है। इससे हम यही समझे ना कि ये अवेयरनेस हम सभी में है। लेकिन जब थॉट्स आते हैं तो क्या ये अवेयरनेस काम करती है? बताइए। अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं तो क्या आप उसको बाउंड्री वॉल के गेट से ही विदा कर देते हैं कि नो एंट्री, आप वहीं से बात कीजिए और वापस चले जाइए?
तो ये जो विभाजन है, ये जो सिलेक्शन है, ये थॉट्स के साथ भी होना चाहिए। इतनी अवेयरनेस हमारी हमारे अपने थॉट्स के साथ भी होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इनके प्रति तो हमारी अवेयरनेस ही नहीं होती। कई बार आप सोचिएगा कि आप बैठे रहते कुछ कुछ सोचते रहते, अचानक से 5 मिनट बाद सोचते कि ये मैं क्या सोच रहे थे, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। आप खुद ही बोलेंगे, ये दूसरा नहीं कोई बोलता, होता है सभी के साथ। लेकिन वो आपके किचन और आपके बेडरूम तक आ चुके होते हैं। तो ये अवेयरनेस थॉट्स की आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि हर धर्म में हर जितने भी महान सेलिब्रिटीज हुए हैं, गुरु हुए हैं, ऋषि हुए हैं, सभी ने ये बोला है कि जैसे आपके थॉट होंगे वैसे आपके आसपास आपके संसार की रचना होगी। ठीक है ना। जैसे विवेकानंद जी का कोटेशन तो कितना स्पष्ट कहा है कि यदि आपको किसी का देखना है कि भूतकाल में उसके विचार कैसे थे उस व्यक्ति के, तो उसके आज की लाइफ स्टाइल देख लो, प्रेजेंट की। और यदि किसी का ये देखना है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, तो उसके प्रेजेंट के विचार देख लो। तो जैसा इमोशन, जैसे थॉट्स आपके रहेंगे, वैसा ही आपका फ्यूचर बनेगा। अब कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन लेता कि मेरे साथ ही गलत होता होगा, आपके गलत विचारों की एंट्री अंदर तक है। कई बोलेंगे कि मेरे साथ तो हमेशा नेगेटिव होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप नेगेटिव सोच के साथ जा रहे हैं। तो जो इमोशनल हेल्थ है, उसके लिए थॉट्स और फीलिंग, इन दो पर आपका कंट्रोल और अवेयरनेस मस्ट, जरूरी है। और फिर इनको मैनेज कैसे करें? बहुत से लोग इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल हम सिंपल सा लेते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव है बट समझने के लिए लेते हैं। किसी के भी घर में किसी के एक अपने फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है। अब आप जाइए, कोई एक फैमिली है, तो वहां मालूम पड़ा कि वहां की जो लेडीज हैं वो बेहोश होके गिर रही हैं, उनको पकड़ना पड़ रहा है और अनकंट्रोल्ड है। और वहीं एक दूसरी फैमिली है, तो वहां की लेडीज चुपचाप बैठी हुई हैं, सिर्फ आंसू बहा रही हैं। वही तीसरी फैमिली है कि वहां की लेडीज आगे का प्रबंध कर रही है कि कैसा करना है। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या तीनों फैमिली में दुख कुछ कम ज्यादा है? नहीं। किसी का भी फैमिली मेंबर यदि जाता है तो दुख सबका बराबर है। फर्क यहाँ है इमोशनल मैनेजमेंट का। तो ये इमोशनल मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी होता है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। और यही इमोशनल मैनेजमेंट होता है कि जब हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमको स्ट्रेस को मैनेज करना सिखा देता है। अचानक से हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते हैं ना। तो जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारा ये इमोशनल मैनेजमेंट हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखा देता है। ये सिखा देता है कि खुद को हमेशा क्षमा करना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना चाहिए, हमेशा क्षमा मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। आज सबसे कम ये भावना मिलती है। यदि मान लीजिए आप कहीं पर गए और वो जगह बहुत साफ सुथरी थी, तो आप सोचते हैं हमने तो उसको पे किया है, वो उसकी ड्यूटी थी। नहीं, वहां आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, है ना, आपका अधिकार नहीं है वो। तो जहां पर फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, ये दो इमोशन जब काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपको इमोशनल मैनेजमेंट आने लगता है और धीरे धीरे स्ट्रेस मैनेजमेंट आने लगता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल में सबसे जो एक बुरी चीज आज देखने को मिलती है कि जिनके पास पैसा होता है और वो जो चीजों का मिस यूज करते हैं, वो चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे लाइट हो, वो सबसे अधिक दुख देती है।
तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि कोई भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कहीं पे भी, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे होटल में हो, चाहे XYZ कहीं पर ही हम बैठे हों, लेकिन हम हर एक रिसोर्सेज, जितने भी नेचर से, प्रकृति से हमको जितने भी रिसोर्स मिले हैं, हम सबको यूज करें, मिस यूज ना करें। ये हमारी पहली ड्यूटी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम इनको, आपको मालूम है जैसे जैन धर्म में कहा गया है कि पानी ज्यादा फेंकोगे तो पाप लगेगा। सुनते होंगे ऐसे आप, जो आपकी दादी नानी है। क्यों? क्योंकि वो आप रिसोर्स का मिस यूज कर रहे हैं, है ना। तो रिसोर्स का मिस यूज करना भी आपको पाप का भागीदार बनाता है, और वो आपको स्ट्रेस भी और आपको नेगेटिव साइड ले जाता है। तो हमेशा जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम और उनको यूज करें जितना आप बेटर तरीके से कर सकते हैं। फिर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इस कॉन्सेप्ट पर आप हमेशा ध्यान दें, और हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को 5 एलिमेंट प्रकृति से जोड़ें। जैसे आज लोग मॉर्निंग वॉक करने तो जाते हैं, लेकिन मालूम पड़ा कान में हेडफोन है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपको वो मॉर्निंग वॉक का इफेक्ट मिल रहा है? नहीं, जीरो मिल रहा है। मॉर्निंग वॉक का मतलब है कि जब आप दौड़ रहे हैं तो एक वो जो हवा का टच आपके स्किन से हो रहा है, उससे आप अपने स्किन को फील करें। आप जो देख रहे हैं ग्रीनरी, उससे अपनी जो आईज हैं उनको कांटेक्ट करें। आपके आसपास जो पत्तों की सरसराहट हो रही है या जो पक्षियों की आवाज हो रही है, उससे आप अपने कान को कांटेक्ट करें। जो आसपास वेजिटेशन, या हो सकता है पानी पड़ा हो तो मिट्टी की खुशबू है, जो भी स्मेल्स आ रही हैं उससे नाक को टच करें। तो इस तरह से आपको अपने 5 एलिमेंट्स को जब तक आप नहीं जोड़ेंगे तब तक आपका मॉर्निंग वॉक करना व्यर्थ है। इवन आप अगर मान लीजिए कोई अच्छी स्मूथ जगह है कि जहां आप नंगे पैर चल सकते हैं, सभी जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं, तो अपने पैर की स्किन पे उसके टच को फील करें। तो मॉर्निंग वॉक की सार्थकता तभी है जब आप अपने शरीर को पंच तत्वों से जोड़ें, और जब आप पंच तत्वों से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये पंच तत्व बैलेंस होते हैं। आपके ऊपर जो सूरज की किरणें आ रही हैं उनकी एक हल्की सी गर्माहट को फील करें। तो जब हम इन सब तत्वों को फील करते हैं तो हमारी बॉडी के पंच तत्व बैलेंस होते हैं, और जब पंच तत्व बैलेंस होते हैं तो बॉडी हेल्दी रहती है। और एक और इसमें मेन चीज है कि हम सर्केडियन क्लॉक के हिसाब से नहीं चलते। हमारी बॉडी का जो सर्केडियन क्लॉक है उसके हिसाब से हमारी जो दिनचर्या है पूरी, हमारा सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, वो सारा सर्केडियन क्लॉक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसको हम बायो क्लॉक भी बोलते हैं, है ना। मतलब आपकी बॉडी का रिदम नेचर के साथ बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए। यदि मान लीजिए एक म्यूजिक चल रहा है, उसकी रिदम अलग चल रही है, बहुत फास्ट म्यूजिक चल रहा है, और जो डांसर है बहुत स्लो स्टेप कर रहा है, तो वो मैच करेगा क्या? कभी भी कभी नहीं करेगा। आप उसको देखना भी पसंद नहीं करोगे। लेकिन स्लो हो या फास्ट हो, यदि वो मैच कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा लगेगा। और टाइम वेल्थ तो सभी को मालूम है कि भाई टाइम को मैनेज करना, और इसके ऊपर तो काफी बातें हो चुकी हैं। और ये भी एक स्ट्रेस फ्री होता है, यदि आप टाइम मैनेजमेंट रख पाते हैं तो ये आपको स्ट्रेस फ्री रखने में हेल्पफुल होता है। तो ये पांचों वेल्थ को हमने, 8 डायमेंशन है जो उनको पढ़ा। इसके बाद हेल्दी होना इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्या क्या है, हेल्थ और डिजीज, इसको हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं क्लास में, कल की क्लास में। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गए होंगे इसके टाइप। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर लें जिनके भी क्वेश्चंस हैं, या कोई कुछ बताना चाहे तो भी बिल्कुल अपना अनुभव या कुछ बोलना चाहे इसी चीज से रिलेटेड तो वो भी बता सकता है। क्योंकि अभी मैम हम सब एक इसे, क्वेश्चन, हाँ जी हाँ बोले।
मैम ये हम चीजें जो हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, ये डायमेंशंस जो लिए हैं, ये हमने इन इन कोरिलेशन ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, वी आर कंसिडरिंग हेल्थ एज वेल्थ, राइट? हेल्थ और इज ये कैसे ये चीजों को इम्पैक्ट करेगी हमारे ओवरऑल हेल्थ पे, उसके बारे में ही समझा है। मतलब जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट हमारी पिछली क्लास और इस क्लास को। बिल्कुल। एक्चुअली ये जो है ये डायमेंशन ऑफ हेल्थ हमने लिए हैं, लेकिन यदि आप देखें तो ये डायमेंशन ऑफ लाइफ भी है कि अगर ये सारे मैनेज हैं, ये सब रिच हैं, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बहुत हैप्पी और हेल्दी है। क्योंकि हेल्थ, लाइफ, थॉट, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप इसको अलग नहीं कर सकते। ये सारी वन यूनिट है। जैसे आज एलोपैथी डॉक्टर के पास आप जाते हैं कि आंख की प्रॉब्लम है, तो आप आंख के पास गए, उसने जो मेडिसिन दी, आपने पूछा किडनी पे क्या इफेक्ट करती, तो शायद उसको ना मालूम होगा, है ना। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि आप कोई भी मेडिसिन या कोई भी टैबलेट आप अपने लेते हैं तो वो सिर्फ टारगेट ऑर्गन पे करे इफेक्ट? वो करेगी तो ओवरऑल कंप्लीट बॉडी पर, बट टारगेट जो उसका एरिया है उस पर थोड़ा ज्यादा करेगी। तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, ये सब पूरी बॉडी को एक यूनिट ही मानते हैं, ये उसको अलग अलग डिवाइड नहीं करते। तो ये जो हमने पढ़े डायमेंशन, ये डायमेंशन यदि आप लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये कंपलसरी है, और जिनके पास ये 8 डायमेंशन रिच है वो अपनी लाइफ में बहुत खुशी है, हेल्दी है, हैप्पी है। तो चूंकि यहाँ अपना पॉइंट था हेल्थ का, इसलिए अपन ने उसको हेल्थ से जोड़ा। देखिए, यदि आप फाइनेंशियल आप बहुत सपोर्टिंग नहीं है तो आप देखिए हमेशा एक स्ट्रेस बना रहेगा, ठीक है। वो स्ट्रेस मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खराब करेगा। तो आप यहाँ सारे डायमेंशन जो 8 लिए हैं, वो आठों कहीं ना कहीं अगर वो कम है या गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है, तो वो आपके हेल्थ को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, ओके। चलिए, और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन या कुछ बोलना चाहें तो बिल्कुल बोले। मैम इसके नोट्स भी मिलेंगे क्या? नोट्स आपको बनाने हैं, मेरा काम ओके है पढ़ाना, आपको ओके। पढ़ाने का ये वीडियो भी देना, और वो नोट्स मैम आपको इसका बनाना। पीपीटी तो मिल जाएगा ना, सो डैट जो भी ये मिसिंग है हम उसको वीडियो ऐड में कर देंगे। रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा। आप लोग को मैंने पहले ही दिन बोला था कि आप लोग सब ओके सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये ओके यूट्यूब पर आते जाएंगे। आप उसमें से, क्योंकि आपको जहां पॉज करना है, जो भी करना है, वो आपके ओके। हाथ में रहेगा फिर, है ना। जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपके हाथ में है। मैम वीडियो का लिंक मिलेगा क्या? क्योंकि मेरी पहली क्लास निकल चुकी है ना, तो मैं उसको आप भी एक यूट्यूब पर डॉक्टर रचना जैन डालें तो वो चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, जी। ठीक है। तो उसी में सारे वीडियो जाते हैं, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। पहली क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया है आपकी चैनल पे? हाँ, सारे वीडियो अपलोड मोस्टली सैटरडे संडे में अपलोड करती हूँ, क्योंकि बीच में पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो आप चूंकि सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और कुछ वीडियो ऐसे हैं कि जो केवल सब्सक्राइब वालों के पास ही आते हैं, कुछ कॉमन होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। मैम एक क्वेश्चन है जो बोला कि था, जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है ना, हाँ, उसको हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं? क्योंकि बेसिक नेचर तो सबका वही रहता है, जो जैसा है ना। बिल्कुल बचपन से हमने जो जो सीखा है, जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, ये हम लोग सब बात कर रहे हैं कि सीखने ये वाली होना बातें चाहिए। हैं ये। बट हाँ, बट ये बेसिक नेचर तो हम किसी का चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी क्लास में भी लेडीज आती है ना, तो उनका थोड़ा ऐसा रहता है कि मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, थोड़ा वैसा है, मन में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। तो उसको हम कैसे, ये वाला जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा इसको हम कैसे कर सकते हैं चेंज? देखिए, ये जो चीज है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हम किसी को बदल नहीं सकते। राइट, हाँ। ये हमको अपने ऊपर, हमें खुद को बदलने के लिए यूज करना है, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि जब आप खुद को बदलने लगते हैं तो आपके सराउंडिंग चीजें बदलने लगती हैं, ठीक है। कई बार हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप लोग ने अभी योग में एडमिशन लिया, जो लोग ने अभी करंट लिया, जो लोग पहले से कर रहे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, है ना।
तो जिन्होंने करंट में लिया है तो वो अगर 1 साल बाद किसी से अचानक मिलेंगे तो वो बोलेंगे जरूर कि तुम्हारा काफी बिहेवियर चेंज हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अंदर ऑटोमेटिक चेंज आते हैं। तो जहां तक स्पिरिचुअल के लिए है तो सबसे पहले तो मैं सबसे महत्वपूर्ण समझती हूँ कि हम आडंबर को छोड़ें। मैं जैसे मुनि क्षमा सागर जी से बहुत अधिक जुड़ी थी, है ना, तो उनका हमेशा कहना था कि सही प्रक्षाल तब होता है कि जब आपका कपड़ा जैसे ही आंख पे पहुंचे और आपका हाथ का प्रेशर कम हो जाए कि आंख है भगवान की, चोट ना लग जाए, ओ तो वो सही प्रक्षाल होता है। ठीक है, हम जैसे ही मंदिर में एंटर करें तो हमारे ये गूज़बम्प हो जाए कि भाई हम 3 लोग के जो स्वामी हैं उनके सामने खड़े हुए हैं। फीलिंग इमेजिन कीजिए आज आपको शाहरुख खान के सामने खड़ा कर दिया जाए फेस टू फेस, कैसा फील करेंगे? उससे 1000 टाइम ज्यादा आपको फील होना चाहिए। मतलब हमारी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि हम उनके सामने किसी और से बात कर लें या उनके सामने कोई भी ऐसा बिहेवियर करें कि जो ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं होता क्योंकि हम उसको मूर्ति समझते हैं। ठीक है, फिर जब हम योग थेरेपी में जाते हैं, जैसे मैं योग थेरेपिस्ट हूँ, योग थेरेपी स्पेशल हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, 1 to 1 होती हैं, एक ग्रुप भी है, तो उसमें मोस्टली मैं थेरेपी पर ही बात करती हूँ। तो अच्छा योग थेरेपिस्ट वही होता है कि जो सामने वाले के दर्द को अपने में महसूस कर सके। जब तक आप वो फील नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसकी थेरेपी नहीं कर सकते, है ना। फिर कुछ चीजें क्या होती है, जैसे हम लेते हैं पंच महाव्रत। अब हम बात करते हैं मान लीजिए सत्य पर, तो भाई आज के जमाने में 100% सत्य रहना तो बड़ा मुश्किल है ना। तब हम क्या बोलते हैं कि अननेसेसरी तो झूठ बोलने से बचो। जहां तक हमारा काम चलता है, कहीं बहुत मजबूरी है, ठीक है, फिर हम दूसरा क्या उसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि यथार्थ सत्य बोलो। यदि सत्य नहीं बोल पा रहे हो, यथार्थ सत्य का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? सभी ने दृश्यम मूवी देखी होगी, देखिए कि डेट्स चेंज थी लेकिन पूरा जो रूटीन था वो वही था। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब झूठ बोलते हैं तो आपके ब्रेन में एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। वो क्या होता है कि अब कोई भी पूछे तो मुझे ये बोलना है। जैसे एक शायद तेनालीराम वाले की स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक कोई विद्वान आया, वो कम से कम 20-21 लैंग्वेज बहुत फ्लुएंटली बोलता था, पढ़ता था, और उसने चैलेंज किया कि मेरी मदर टंग क्या है वो कोई मुझे बता दे। उसकी इतनी कमांड थी वो 20-21 लैंग्वेज पे। तो तेनालीराम ने उसकी मदर टंग आके बता दी दूसरे दिन कि आपकी सपोज एग्जाम्पल मराठी है तो वो बता दी। तब उसने पूछा, बोले आपने ये कैसे समझा? तो बोले कुछ नहीं, जब आप सो रहे थे तो आपके पैर पे मैंने गर्म पानी डाला और आपके मुंह से जो लैंग्वेज निकली वही आपकी मदर टंग। तो क्या होता है कि वो नेचुरल था, लेकिन यदि वो सोच के सोता कि नहीं मुझे इस लैंग्वेज में बोलना है तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता। तो जो चीज जैसी है उसको हम वैसा ही जब बोलते हैं तो हम स्ट्रेस आउट होते हैं, और जब हम उसमें थोड़ा भी कुछ फर्क करते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम सुपरफिशियल सत्य के साथ तो चलें, बहुत डेप्थ में हम नहीं जा पा रहे हैं। मैम कई लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनको झूठ बोलने में भी स्ट्रेस नहीं होता है, देखने में आता है ये ना आपको लगता है, ये कि आपको लगता है, ये आपको लगता है, ऐसा होता नहीं है कभी भी। देखिए आप पॉइजन लेंगे तो उसके बॉडी पे बैड इफेक्ट होंगे ही। फर्क ये होगा कि किसी ने स्लो पॉइजन ले रहा है तो वो 4 साल 10 साल बाद इफेक्ट होगा, कोई बहुत ऐसा ले रहा कि जो तेज है तो उसका हो सकता तुरंत हो जाए, कोई एक मीडियम ले रहा तो 1 महीने बाद। इफेक्ट तो होना ही है आपकी बॉडी पर, नहीं तो क्यों हर डॉक्टर आज देखिए एलोपैथी डॉक्टर भी बोलता है कि स्ट्रेस को कम कीजिए। आज एलोपैथी डॉक्टर भी तो यही बोलते हैं, मेडिटेशन हर डॉक्टर बताता है उपाय, क्यों बताते हैं फिर ये? तो ये हमको दिखता है, ऐसा ऐसा होता नहीं है। और दूसरी चीज, जब तक हम अपनी दृष्टि नहीं बदलेंगे, हमको बाहर से बदल के अंदर की तरफ लाना है, हमको दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। उसका कर्म, उसका भाग्य, उसका किया उसके साथ है, हमको सिर्फ अपने आप को बदलना है।
तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन है ही नहीं कि वो ऐसा करता है तो कैसे करें, वो उसका भाग्य है। हर व्यक्ति अपने साथ एक सूटकेस लेके आता है अपनी तकदीर का, चाहे वो छोटा बच्चा हो, इवन आपका जो अपने बच्चे हैं उनको भी आप सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन उनका जो डेस्टिनी होगा वो वैसे ही चलेंगे। नहीं तो क्यों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ड्रग्स ले रहे हैं, क्या उनके पेरेंट्स चाहते हैं? कभी नहीं। तो आप सिर्फ एक गाइड हैं, चाहे वो आपका अपना ही बच्चा क्यों ना। आप किसी को भी नहीं बदल सकते हैं, आप अपने बच्चे को भी नहीं बदल सकते। जो माँ बहुत कोशिश में लगी रहती है ना, वो बल्कि और बिगाड़ देती है, क्योंकि जब किसी चीज को बार बार आप दबाओ ना तो उतना ही क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपने बदलने की, अपने में चेंज लाने की। मैम इसको इससे कोरिलेट करते हुए मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपनी लाइफ से शेयर करना चाहूंगी बिल्कुल। कि मैं शुरू से बहुत स्टबर्न रही हूँ। होता है ना कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। तो मैं बहुत शुरू से रिजिड रही हूँ और एडमेंट कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। बट ये पिछले अभी 6-8 साल में प्रोबेबली जब से मैंने योगा का दामन थामा है, और उसके बाद तो लास्ट ईयर से खैर जब से आरंभ हो योग हुआ, तो मुझे अपने आप में खुद इतना लगने लगा है ना कि ठीक है, कोई मेरी सुन रहा है तो भी सही है, नहीं सुन रहा है तो भी सही है। मुझे ये चीज ठीक लग रही है, मैंने बोल दिया, इट इज अप टू यू। आप लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो टोटली अप टू यू। तो ये चीज एक्चुअली आपकी लिमिट यहीं तक है, इसके आगे नहीं है लिमिट। एग्जैक्टली तो वो लिमिटेशन मैम क्या होता है ना, तो पहले समझ में लगता था कि सामने वाले के दिमाग में भी घुस के उसको सही कर दो। अभी जैसे आप योग में ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन कीजिए। तो उसमें अपने जैसे क्या होता है कि जो डिसीजन आप 1 साल पहले ले पा रहे थे कोई भी एक सर्कमटेंस में, 1 साल तक योग करने के बाद आप उसी परिस्थिति में वो डिसीजन कभी नहीं लेंगे। आप में चेंज आ जाएगा, आप चाहो या ना चाहो वो चेंजेस आएंगे। और एक आप चीज सभी ये भी में होती है ना, एक जी चीज मुझे लगता है कि ये भी होती है कि विथ एज ऑल्सो यू मैच्योर। एज अ पर्सन जो मैं 10 साल पहले थी वो मैं आज नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस समय 30s में थी, आज मैं मिड 40s में हूँ। तो एज अ पर्सन ऑल्सो आई हैव इवॉल्व्ड। एक वो लाइफ भी इज है क्योंकि आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, है ना, और उससे भी आप काफी कुछ लेसन लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप अवेयरनेस आती है, जैसे मान लीजिए आज मैंने थॉट्स के बारे में बोला, कुछ लोगों की हो सकता है इसके पहले अवेयरनेस ही नहीं हो, आ रहे हैं जा रहे हैं चल रहा है। तो अवेयरनेस आपको ना चेंज करती है, चाहे वो थॉट्स के लिए हो, चाहे आपके कॉन्शियसनेस के लिए हो, चाहे आपके जो ये अभी हमने बोला कि इमोशन है उसके लिए हो। तो ये जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आप अपने आप को बेटर करते जाएंगे। और ये स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, है ना। क्योंकि आप देखिए जैसे बच्चा रहता है, उसको कभी बोलो अलमारी जमा दो तो मालूम पड़ेगा वो और फैला देगा, कि आप ही बोलोगे क्यों हमने बोला था तुमसे जमाने के लिए। तो ये हमारे स्किल्स जो है, अवेयरनेस। आपने किसी को वैसे अलमारी जमाते देखा होगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ी उसके लिए, तब आप वो कर पाए। अदरवाइज आप भी जब छोटे थे तो आप भी वही करते, है ना। तो ये जो चीजें, ये जो स्किल है, ये हमारी सिर्फ अवेयरनेस हमें सिखाती है कि कितना हम सीखना चाहते हैं। तो हमेशा एक तो जीवन में लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहिए। हम जिस दिन भी ये सोचते ना कि मुझे तो सब आता है, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है, उस दिन आपकी लाइफ वहां रुक गई, मान के चलिए। क्योंकि सीखने को हम एक बहुत छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक बच्चा है स्क्रॉल करता है, केवल 6, 7 या 9 मंथ का है, कि बैठता है और हाथ पैर केवल स्क्रॉलिंग करता है, आप उससे भी सीख सकते हैं कि वो देखिए जब खड़ा हो रहा है तो कैसे अपने आप को सिक्योर करने के लिए सपोर्ट ले रहा है, किस तरह से स्क्रॉल कर रहा है। कभी उसके साथ साथ 1 घंटे वैसे ही बिताइए, वो जो एक्टिविटी कर रहा है वही करिए, देखिए आपके पसीने पसीने हो जाएंगे आप, है ना। तो हर चीज से हम सीख सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में रखिए,
हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रोसेस में रखिए, हमेशा फॉरगिवनेस को फर्स्ट रखिए। तो ये कुछ चीजें जो है ना वो ऑटोमेटिक आपको प्रमोट कर देंगी, आप चाहो या ना चाहो। तो आज से आप लोग की ये अवेयरनेस शुरू हो रही है, तो आप सब लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कोशिश करें कि इसको बनाए रखें। क्योंकि देखिए, आप अपना इमेजिन कीजिए, नर्सरी का बच्चा है, वो पूरे बड़े पेज पे एक ए बनाता है, फिर बी बनाता है, वो भी आड़ा तिरछी। लेकिन वही बच्चा जब सेकंड थर्ड में आता है तो वो पूरे सेंटेंस लिखने लगता है। तो हमको भी इससे नहीं डरना है कि अरे अभी तो ऐसा बन रहा है, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। होगा क्योंकि हम नर्सरी में हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक समय वो भी आएगा कि जब हम पूरे सेंटेंस लिखेंगे, है ना। तो आज से कोशिश करिए, बार बार कोशिश करिए, थॉट्स पर बार बार अवेयरनेस को लाइए। जितनी बार भी ऐसा लगता है कि अरे हम भूल गए, फिर से वापस लाइए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, है ना। तो आप लोग कोशिश करिए। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और 19 तारीख को क्लास नहीं रहेगी ना, मतलब वेडनेसडे, ठीक है। तो जो भी मैसेज हैं वो क्लास में ही रहेंगे, तो सारे, तो आप उसको फॉलो करते जाइएगा। और बाकी सभी में सेम टाइम रहेगा, सेम लिंक रहेगी। जब भी नहीं होगी तो वो मैं बताऊंगी, ठीक है। मैम नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा होता है कि मैं शायद एक क्या